गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 3 जुलाई 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आए हैं। देखिए संडे का दिन रहता है तो थोड़े स्पेशल टॉपिक हमारे पास होते हैं। साइंस एंड टेक वाले पोर्शन हम लोग कवर करते हैं क्योंकि संडे के दिन एडिटोरियल सेक्शन आता नहीं है तो दूसरी न्यूज हमारे यहाँ पे आती है। तो जैसे कि आप पेज पे देख सकते हो बहुत सारे जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स आज हमारे पास हैं, तो देखेंगे हम लोग एक एक करके क्या क्या करने वाले हैं। तो एनआईए के बारे में तो रिपीटेड सही टॉपिक है, इसमें तो कुछ खास नया है नहीं। सन टेम्पल ओडिशा के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले भी ओडिशा में जो है हम लोग जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में बात कर चुके हैं, तो इसको हम लोग अपने आर्ट एंड कल्चर वाले जीएस पेपर 1 से कवर करेंगे। लीबिया में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ है, हल्का सा देखेंगे, थोड़ा सा ज्योग्राफी को लोकेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लीबिया वगैरह की, हल्का फुल्का, ठीक है। उसके अलावा टाइफून के बारे में बात करेंगे क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर टाइफून आया है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा शिप वहां पे डूब गया है। तो टाइफून क्या होता है, कैसे ओरिजिनेट होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है, ये थोड़ा हम लोग देखने वाले हैं आज के इस आर्टिकल में। रिपीटेड है, नया नहीं है, लेकिन जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनके लिए डेफिनेटली नया हो सकता है। तो जियोग्राफी वाले पोर्शन को कवर करेंगे। नाइट्रेट अब्जॉर्प्शन इन द प्लांट्स को जीएस पेपर 3 से हम लोग कवर करते हैं। इंडियाज पेटेंट लॉ, इसके बारे में बात करेंगे, ये भी जीएस पेपर 3 में, क्योंकि डब्ल्यूटीओ इसको कवर करता है तो इसलिए मैंने इसको जीएस पेपर 3 में ऐड कर दिया है। जीएस 7 और इंडिया, ये भी पुराना टॉपिक है, लेकिन आज थोड़ा अच्छे तरीके से आया है। जो आज एक्चुअली संडे के दिन एफएक्यूज आते हैं तो वहां से जो आज हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि G7 ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इंडिया उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अर्थक्वेक्स के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी का बिल्कुल प्योर टॉपिक है, इसमें कुछ तामझाम नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया था तो शायद उन्होंने वहां से इंस्पिरेशन लेकर इस टॉपिक को यहाँ पे डाला है। और क्या अर्थक्वेक के लिए हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में बात किया गया है। नाटो के बारे में हल्का फुल्का बात किया है कि यूक्रेन के वॉर के बाद नाटो वीक हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात कर सकते हैं। एडिशनल आर्टिकल हमारे पास है और हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी हैं। लेकिन मैंने कुछ बच्चों के कमेंट पढ़े थे कल और बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करते हो और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ठीक है आप ना वीडियो को लाइक किया करो, सीधा देखने मत लगा करो, पहले लाइक किया करो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, अरे जिस टाइम भी आप न्यूज़पेपर देख रहे हो ना तो कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस देखता है। अच्छा लगता है मुझे भी देखना कि हमारा एक बच्चा है रेगुलर न्यूज़पेपर एनालिसिस देखता है, तो थोड़ा सा ग्रीटिंग बनता है यहाँ पे। तो जिस भी समय आप करो कर दिया करो और वीडियो को लाइक करके फिर आगे बढ़ा करो, ठीक है। हाँ, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आता, दैट्स अ सेपरेट थिंग। आप डिसलाइक करिए, लाइक करिए, आपको पसंद आता है। कुछ सजेशन आप डेफिनेटली दे सकते हो, हमेशा हम आपके सजेशन के हमेशा ओपन रहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट के जो है सवाल आया था कि सर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक कौन से पेपर से आता है। हालांकि ये बहुत बेसिक सी एक चीज होती है, लेकिन हमेशा मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी, अगर आप ऑफकोर्स आप एस्पिरेंट हो तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जब मतलब नए नए तैयारी करने आते हैं कि शायद यूपीएससी में सब कुछ पढ़ना होता है। हालांकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अंदर ही सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे जीएस पेपर 1 में बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं, है ना, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं जीएस पेपर 1 के अंदर। जीएस पेपर 1 के अंदर हम लोग सोसाइटी कवर करते हैं जिसमें जैसे रोल ऑफ वीमेन है, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, है ना, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सब टॉपिक हम लोग जीएस 1 के अंदर कवर करते हैं। फिर हमारा ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स वगैरह सब हमारा जीएस पेपर 1 में होता है। तो जैसे आप न्यूज़पेपर में कोई भी टॉपिक देखते हो आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए, और ऐसे नहीं बाई हार्ट याद होना चाहिए। हर टॉपिक, हर सब टॉपिक, हर छोटी से छोटी चीज आपको अपने सिलेबस की याद होनी चाहिए। न्यूज़पेपर को पढ़ोगे जब आप, तभी आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा पर्टिकुलर सिलेबस से बिलोंग करता है। हालांकि यूपीएससी में कई बार चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज बेसिकली हमारा जीएस पेपर 3 से बनता है, लेकिन कभी कभी उसको जीएस पेपर 1 में भी पूछ लिया जाता है। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी चीजें ओवरलैप करती हैं, बट या मोर और लेस ये डिवीजन होती है। जीएस पेपर 2 का भी हमारा प्रॉपर सिलेबस होता है, जैसे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। यूजुअली हमारा यहाँ पे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के रिगार्डिंग सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो हमारे आईआर होता है, बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स जो होती हैं, जिसमें हम लोग बारे में खूब सारा पढ़ते भी हैं डेली बेसिस पे, है ना। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका मैंडेट क्या होता है, उस सब बारे में बात, गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, राइट। गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस जो होती हैं, गवर्नमेंट की डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री होती है ना। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह, वो सब हम लोग जीएस पेपर 1 से कवर करते हैं। हमारी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं,
आपको याद होगा सिलेबस, आई नो। तो इसी तरह से जीएस पेपर 1 में भी हमारे पास इकोनॉमी वाले टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कवर करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हम यहाँ पे कवर करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो ये चीजें हमारी जीएस पेपर 3 में आती हैं। जीएस पेपर 4 में फिर हमारा एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड और केस स्टडीज वगैरह आती हैं। तो आपको अपना सिलेबस बाय हार्ट पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है कौन से पेपर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए आज जो है 3 तारीख है, तो आज से हमारा सेकंड फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो गया है। तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जिस बच्चे को भी ज्वाइन करना है तो आप क्लियरली यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये आपका फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसको भी आप क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है जी। और किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाता है। आपका डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होते हैं, आपको प्रॉपर मैगजीन दी जाती है करंट अफेयर की, आपकी मेंटरिंग सेशन होता है, आपका प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। तो जो अभी तक डाउट में थे, तो आई होप अभी तक आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं आज क्या है। तो आफ्टर उदयपुर केस एनआईए टू टेक प्रोब इनटू द अमरावती किलिंग। एक्चुअली जिस तरह से उदयपुर में केस हुआ है, जिसमें 2 लोगों ने जो है, एक टेलर की वहां पे कन्हैया लाल उनका नाम था, उनकी जो है हत्या कर दी गई। उसी तरह का एक केस महाराष्ट्र के अंदर भी देखा गया है कुछ समय पहले। तो इसकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ सामने आई है। तो बेसिकली एनआईए उस केस को अभी प्रोब करने वाला है, ठीक है। तो एनआईए के बारे में हमें पता होना चाहिए। जीएस पेपर 3 से में हमारी जितनी भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अपने जीएस पेपर 3 में। तो एनआईए के बारे में अगर आपको बताता चलूं, देखिए कोई नया टॉपिक तो नहीं है, एनआईए बहुत पुराना टॉपिक है ना। तो और इसके अंदर हम लोगों ने अभी 2019 में अमेंडमेंट भी किया था। ओरिजिनल एक्ट ये 2008 में हम लोगों ने इसको बनाया था, जब मुंबई अटैक हुआ था एक्चुअली 26/11, उसके बाद हम लोगों ने एनआईए को बनाया था। और बहुत सारे केस को ये प्रोब करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले करता है ना, साइबर टेररिज्म वाले केसेस को भी करता है, काउंटरफीट यानी कि जो नकली नोट होते हैं उसको भी करता है, और जो हथियारों की खरीद फरोख्त होती है उसको भी करता है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो 1908 है उसके तहत भी जो ऑफेंसेस होते हैं उनको ये प्रोब करता है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है एनआईए के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। और इसके अंदर जो भी केसेस वगैरह इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं तो कम से कम एक जो है डीएसपी होना चाहिए या फिर एसीपी, ठीक है। वो ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करते हैं। पहले इसके अंदर साइबर टेररिज्म नहीं था, लेकिन अभी हम लोगों ने इसके अंदर साइबर टेररिज्म भी ऐड कर दिया है। तो एनआईए के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक दो एग्जांपल आप डेफिनेटली दे सकते हो अगर एग्जाम में आपके सवाल आता है। सिंपल सा सवाल आ सकता है कि डिस्कस द फंक्शनिंग एंड मैंडेट ऑफ 3 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन इंडिया। इस तरह का सवाल आ सकता है आराम से, है ना। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इस तरह के एग्जांपल आप देख सकते हो। एनआईए के बारे में बात कर सकते हो, रॉ के बारे में बात कर सकते हो, आईबी के बारे में बात कर सकते हो। जो भी आपको लगता है 3, 4, 5, 10 जितनी आपने याद कर रखी है उनमें से आपने पिकअप करना है, ठीक है। तो एक देखिए यहाँ पे चीज है, डिनाइड बेल जुबेर सेंड टू जुडिशियल कस्टडी। इसी से रिगार्डिंग एक और चीज यहाँ पे है, तीस्ता और श्री कुमार सेंड टू जुडिशियल कस्टडी। तो ये जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आप में से कोई लॉयर है, अगर आपने किसी ने एलएलबी एलएलएम वगैरह किया है, तो शायद आप बेटर तरीके से बता सकते हो। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जुडिशियल कस्टडी क्या होता है। ये 2 टर्म ना आपको रेगुलर बेसिस पे सुनाई देती होंगी, है ना। जुडिशियल कस्टडी आपने बहुत बार सुना होगा, ये वर्ड तो है ना, बार बार न्यूज़पेपर में आता ही रहता है। एक आपने और सुना होगा जिसे कहते हैं पुलिस रिमांड। ये वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा। दोनों में एक्चुअली थोड़ा फर्क होता है, जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस रिमांड में। जैसे मान लो किसी आदमी ने जो है किसी का मर्डर कर दिया, तो पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने के लिए जाती है, ठीक है। अरेस्ट करने के लिए जाएगी पुलिस और उसको थाने में लेके जाएगी, जिसे हम कहते हैं लॉकअप। लॉकअप समझते हो ना, मतलब उसको लॉक कर दिया, किसी कमरे में लॉक कर दिया। ये लॉक इसलिए किया जाता है ताकि वो भाग ना जाए और ताकि जो एविडेंस होते हैं उसको वो मतलब उसको छेड़खानी ना कर पाए। तो वो लॉकअप होता है, उसे कहते हैं पुलिस रिमांड। लेकिन ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही होती है, राइट। 24 आवर्स के अंदर ही उस आदमी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। और पुलिस को अगर लगता है कि इसको और ज्यादा लॉकअप में रखने की जरूरत है, तो पुलिस उसको से जो है मैजिस्ट्रेट से पुलिस रिमांड की डिमांड करती है कि सर हमें इसको पुलिस रिमांड करनी है क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन करती है। तो भैया उस आदमी को पुलिस रिमांड पे लिया जाता है। और पुलिस रिमांड में जो है, जो आपको पता ही है कि पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपने सनी देओल की फिल्में बहुत सारी देखी होंगी, है ना। तो यहाँ पे होती है भैया कुटाई, ठीक है। यहाँ पे जो है कुटाई होती है बहुत ज्यादा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं, अभी उतना ज्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं होता है, लेकिन पुलिस की अपनी तरीके होते हैं
इन्वेस्टिगेशन करने के, यू नो वेरी वेल। तो इसे कहते हैं पुलिस रिमांड। वो लॉकअप के अंदर रहता है, पुलिस के अंदर रहता है, थाने में बैठा रहता है। एक होता है जुडिशियल कस्टडी, जिसमें वो लॉकअप में नहीं होता है, वो मैजिस्ट्रेट की देख रेख में जुडिशियल कस्टडी में होता है। जुडिशियल कस्टडी में एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, आपकी वहां पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ठीक है। आपको अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, आपके जितने भी राइट्स होते हैं सब आपको राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। कोई मार कुटाई वहां पे होता नहीं है। तो यूजुअली जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस वगैरह होते हैं, सिविल ऑफेंसेस होते हैं, वहां पे जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। और यूजुअली जो क्रिमिनल ऑफेंसेस वगैरह होते हैं, तो यू नो वो सारी चीजों के लिए बहुत बार पुलिस रिमांड भी दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जुडिशियल कस्टडी, है ना। हालांकि पुलिस ने जो है पुलिस रिमांड की डिमांड किया था, लेकिन उसको जुडिशियल कस्टडी दिया गया। तो इस तरह की चीजें आपको डेफिनेटली देखने को मिलती होंगी। ये एक आपके पढ़ने के लिए आर्टिकल है, डेफिनेटली इस आर्टिकल आप खुद से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी के लिए आपको दे रहा हूँ ये वाला आर्टिकल। अच्छा आर्टिकल है, जिसमें यह बताया गया है कि एक साउथ अफ्रीका से एक पर्सन इंडिया में आया था, उसको पायलट बनना था, और बचपन में जो इसको जेंडर असाइन किया गया था वो फीमेल का किया गया था, लेकिन इसके जो ट्रेड्स थे वो मेल जैसे थे, थोड़ी दाढ़ी वाड़ी थी, इसकी भारी आवाज थी। तो जब इसने फॉर्म फिलअप किया, डीजीसीए वाला जो फॉर्म फिलअप करते हैं पायलट बनने के लिए, तो उस फॉर्म के अंदर मेल और फीमेल वाला ही ऑप्शन था, ट्रांसजेंडर वाला ऑप्शन था नहीं। हालांकि ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज अ ट्रांसजेंडर, तो इसने जो है वहां पे मेल भर दिया, लेकिन है तो ये फीमेल। तो इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ले रहे थे, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, जो है हार्मोनल जो ट्रीटमेंट होता है वो ये ले रहे थे, और उसके फिर केस में अभी डीजीसी ने इनका लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दिया है, और इनको कह दिया कि भैया आप जाकर आप रेस्ट कीजिए। तो अब ये जोमेटो में जो है डिलीवरी का काम कर रहे हैं। एक अच्छा सा आर्टिकल है, केस स्टडी हो सकती है ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में, और इस एग्जांपल को आप कोट कर सकते हो। तो इस आर्टिकल को थोड़ा खुद से पढ़िए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से चीजें काम करती हैं, ठीक है। ये आपके लिए स्टडी के लिए छोड़ रहा हूँ। ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं दो। सेविंग चेकोरिंजी फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। चेकोरिंजी बेसिकली क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। और जो चेकोरिंजी जो है अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, वहां पे जो है पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पेड़ की पिक्चर भी इन्होंने बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना। तो पहले काफी ज्यादा पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही है, और उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर के बारे में आप अलग से पढ़ सकते हो, डेफिनेटली जाके जीएस पेपर 3 में अपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से। मेरा सिर्फ पर्पस आपको यही था कि उसमें जो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में जो शेंद्रुने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, शेंद्रुने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे चेकोरिंजी नाम का प्लांट पाया जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी फ्लावरिंग वगैरह कम हो रही है, सीडिंग कम हो रही है, वो सारी चीजें, ठीक है। ब्लड प्रेशर वगैरह में इसको और जो अर्थराइटिस वगैरह की जो डिसीज होते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी लोग वहां पे लोकली इसको कंज्यूम करते हैं। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, और इसमें कुछ खास है नहीं। केरला की अगर लोग बात करें हम लोग, तो केरला में जून के महीने में मॉनसून जो है बिलो एवरेज रहा है, और ऐसा माना जाता है कि जुलाई के महीने में भी केरला में जो है बिलो एवरेज ही मॉनसून रहने वाला है। इसके लिए इन्होंने रीजन क्या बताए हैं, साइक्लोनिक रेन बियरिंग साइक्लोन्स, जो कि केरला में कम है। देखिए मतलब इसका क्या होता है, थोड़ा आपको वैसे बता देता हूं मैं। जब हम लोग बात करते हैं मॉनसून की, अरे भाई कहाँ गए, हाँ ये रहे। तो हमारे पास जो है, हमारे पास दो साइक्लोनिक सिस्टम होते हैं, है ना, जब हम लोग मॉनसून की बात करते हैं। तो एक साइक्लोनिक सिस्टम हमारा अरेबियन सी में होता है, दूसरा हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर होता है। तो यहाँ पे कुछ डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं मॉनसून के दौरान, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशंस होते हैं वो कोस्टल एरिया में रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो डिप्रेशंस होते हैं। तो इस समय जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर और अरेबियन सी के अंदर ये जो डिप्रेशंस हैं, साइक्लोन्स होते हैं। डिप्रेशन मतलब साइक्लोन ही होता है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होती है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन होते वो भी डिप्रेशन ही है। हर जो जगह पे जो है लो प्रेशर ही क्रिएट होता है, चाहे डिप्रेशन बोलो, लो बोलिए, साइक्लोन्स बोलिए, जो बोल सकते हो। तो खैर ये इसीलिए कम हो रहे हैं, तो इसीलिए केरला में जो है इस बार जून और जुलाई के महीने में भी जो है वो मानसून कम रहने वाला है। छोटा सा आर्टिकल था ये, मानसून के बारे में हम लोग पहले खूब सारी चर्चाएं कर चुके हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आता है दोस्तों, वो आता है इज नेटो स्ट्रोंगर आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन। इसका आंसर अगर आपसे मैं पूछूं तो आप सभी बोलोगे कि यस। जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, भैया सभी छटपटा रही हैं सिक्योरिटी को लेके। उनको लगता है कि पुतिन पागल हो गया है और अगला नंबर तुम्हारा आने वाला है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है, क्योंकि यूक्रेन ने सबको धमकी दे दी है ना,
कि अपनी हरकतों से बाज आओ नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। फिनलैंड को सीधा सीधा धमकी दे दिया गया है, स्वीडन को दे दिया गया है, मोल्डोवा को दे दिया गया है ना, पोलैंड को दे दिया गया है। और सिर्फ छोटी मोटी धमकी नहीं भैया, न्यूक्लियर अटैक का धमकी दे दिया है। तो पुतिन कह रहे हैं कि भाई ये जो मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं कि दिवाली पे पटाखे फोड़ने के लिए नहीं रखे हुए हैं, यूज करने के लिए रखे हुए हैं, और वैसे भी इतने समय से पड़े पड़े इनके ऊपर जंग लग गया है तो मेरी थोड़ी टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो पुतिन ने सीधा सीधा बोल दिया है। तो उसकी वजह से नेटो जो है वो पहले स्ट्रॉन्ग तो था लेकिन बीच में काफी वीक हो गया था, और ट्रंप के आने के बाद तो और वीक हो गया था। क्योंकि ट्रंप देखिए होता क्या है ना, जो नेटो कंट्रीज होते हैं इनको अपना बजट का 2% जो है डिफेंस बजट के ऊपर खर्चा करना मैंडेटरी होता है। लेकिन कुछ ही कंट्री ऐसी थी यूरोप के अंदर जो 2% का खर्चा कर रही थी। उनको लगता था हम तो सेफ हैं, बढ़िया हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी, टूरिज्म बढ़िया है हमारे यहाँ पे, तो क्या भैया डिफेंस पे खर्चा करना। लेकिन नेटो के अंदर ये मैंडेटरी होता है। तो ट्रंप ने कहा था सारी यूरोपियन कंट्रीज को कि देखो जो लोग नेटो पे डिफेंस पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप या तो नेटो से बाहर निकल जाइए या फिर खर्चा कीजिए, क्योंकि अकेला अमेरिका जिम्मेदारी सबकी नहीं ले सकता भैया। तो ट्रंप के समय में नेटो थोड़ा सा वीक हो गया था। लेकिन अब जब से यूक्रेन वाला कांड हुआ है ना, और क्रीमिया के ऊपर 2014 में जब अटैक हुआ था उस समय से शुरुआत हो गई थी, लेकिन अभी जाते जाते जो है यूक्रेन के ऊपर फाइनली जब अटैक हो गया तो सारी की सारी अब नेटो बिल्कुल पहले से स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, पहले से स्ट्रांग हो गया। और नेटो के पहले जहां 40,000 ट्रूप्स तैनात थे ग्राउंड पे, तो अभी अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 2023 तक हम लोग 3 लाख नेटो ट्रूप्स को जो है रेडी सिचुएशन में वहां पे लगाने वाले हैं। फिनलैंड और स्वीडन की यहाँ बहुत बड़ी बात आती है। फिनलैंड और स्वीडन नेटो का पार्ट नहीं है। ये पहले जो है न्यूट्रलिटी को फॉलो करते थे, नॉन अलाइनमेंट जिसे हम लोग अपने लेवल में बोलते हैं, तो वो लोग उसको न्यूट्रलिटी बोलते हैं। लेकिन अभी बेचारे ये भी डरे हुए हैं। तो फिनलैंड और स्वीडन चाहते हैं कि भैया हम भी नेटो का पार्ट बने, क्योंकि जब आप बात करते हो फिनलैंड की तो 1340 किलोमीटर का जो बाउंड्री है भैया, बॉर्डर, वो शेयर करता है रशिया के साथ, राइट। और हिस्टोरिकली फिनलैंड और रशिया के बीच में पहले वॉर भी हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनके रिश्ते पहले बहुत अच्छे नहीं है। दिक्कत यहाँ पे टर्की की थी। टर्की जो है वो फिनलैंड और स्वीडन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि टर्की का ये मानना है कि जो टर्की के अंदर जो कुछ कुर्दिश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फिनलैंड और स्वीडन सपोर्ट करता है, उनके जो टेररिस्ट हैं वो उनको वहां पे रहने के लिए जो है जगह देता है, वो सारी शेल्टर देता है बेसिकली। तो लेकिन अभी फिलहाल टर्की को भी मना लिया गया है, वो सारी चीजें यहाँ पे हुई है। तो हाँ, ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि भैया नेटो पहले से ज्यादा हो गया है स्ट्रॉन्ग, राइट। हालांकि नेटो को इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा राइजिंग इन्फ्लेशन है, एनर्जी रिक्वायरमेंट आपको पता ही है, और फूड प्राइसेस वगैरह बहुत हाई हो गए हैं। यूरोपियन कंट्री में इतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन नहीं होता है। जो रशिया के अंदर जिसको हम लोग प्रेरीज बोलते हैं, है ना, स्टेपेज बोलते हैं, ग्रासलैंड होती हैं जो, वो काफी ज्यादा वहां पे वीट वगैरह प्रोड्यूस होता है। तो यूक्रेन वगैरह से भी आता है बहुत सारा यूरोप के अंदर। तो वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वही ऐसा बोलते हैं ना कि जहर का घूंट पीना पड़ता है बहुत बार। तो इस समय यूरोप और अमेरिका बेसिकली जहर का घूंट पी रहे हैं। उनको पता है कि तुम्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन वो रशिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाना चाहते हैं ना, वो सारी चीजें। आगे क्या होगा अभी तो कुछ नहीं कह सकते भैया, आगे क्या होगा। फिलहाल तो दौड़ लग गई है सभी कंट्रीज में अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की, है ना, और ज्यादा वेपन इंडस्ट्री डेवलप होगी। और इसका सबसे मजा कौन लूटने वाला है? अमेरिका लूटने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अमेरिका से ही मोस्टली डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूरोपियन कंट्री के अंदर जाते हैं, या फिर फ्रांस, ठीक है, जर्मनी और ब्रिटेन, 3-4 कंट्री ही ऐसी हैं। बाकी बची हुई जितनी यूरोपियन कंट्री हैं वो सब यहाँ से इंपोर्ट करने वाली हैं। तो इनका तो मजा ही मजा है ना, पावर भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। हाउ G7 डेवलपमेंट प्लान इंपैक्ट इंडिया। इसको मैं आपको सीधा वहां से करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जूम करेंगे तो पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं आता कई बार, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ गया भैया हमारा आर्टिकल, ये रहा। हाउ विल G7 डेवलपमेंट प्लान इंपैक्ट इंडिया। देखिए G7 के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना। G7 वाली जितनी कंट्रियां से भी डेमोक्रेसी हैं, हम भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो भी एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से अलाइन होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। G7 कंट्री में जैसे जर्मनी, इटली, यूके, जापान, एशिया, यूरोपियन यूनियन वगैरह की हम लोग बात करते हैं ना, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है। अभी हम लोगों को पता है कि G7 ने अमेरिका ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जब जापान के अंदर मीटिंग हो रही थी, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन G7 की अभी जो मीटिंग हुई है, देखिए G7 की मीटिंग में इंडिया को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। इंडिया के साथ साथ ब्राजील को भी बुलाया था, अर्जेंटीना को भी बुलाया था, स्पेन को भी बुलाया था
हम तो इंडिया से मतलब रखेंगे ना, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इंडिया को स्पेशल इनिशिएटिव बुलाया गया। अब हुआ ये कि G7 की कंट्रीज ने अमेरिका के लीडरशिप में अचानक से सरप्राइजिंगली एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिस प्रोग्राम का नाम है PGII, मतलब पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। PGII ध्यान रखना आपने ये। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत आने वाले कुछ सालों में $600 बिलियन का दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें से $200 बिलियन अमेरिका कंट्रीब्यूट करेगा और $400 बिलियन जो है बाकी कंट्रीज करेंगी। अब आप बोलोगे सर इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI जिसको बोलते हैं, है ना, कुछ लोग इसको ओबोर भी बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था प्रिंसिपली, फिर 2017 से इसको जो है ऑफिशियल तरीके से लॉन्च किया गया है। इसको बेसिकली काउंटर करना है, यही इसका मेन पर्पस है। ठीक है, वो तो अलग चीज हो गई, इसमें तो कुछ डाउट है ही नहीं। अब सवाल यहां पे इंडिया का आता है। जो थोड़े समय पहले प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसे कहा गया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव, ये आपको सबको पता है, जिसमें मोदी जी अटेंड किया था और मोदी जी ने कहा था कि यस वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट। लेकिन जब PGI की बात आती है तो इंडिया ने इसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट नहीं किया है। कर सकते हैं लेकिन अभी तक नहीं किया है। इसका रीजन क्या है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। जब IPEF जब लॉन्च किया गया था, मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय इंडिया को एक्चुअली कंसल्ट किया गया था। लेकिन अभी जो PGII डिक्लेयर किया गया है G7 के द्वारा, इसमें इंडिया को कंसल्ट नहीं किया गया है। तो सीधी सी बात है, आप बैंक में जाते हो, खाता ओपन करवाते हो, तो पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हो ना, तभी तो सिग्नेचर करते हो, ऐसे थोड़ी ना फालतू में कर दोगे। तो इंडिया का कहना है कि अभी मुझे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने दो, अगर मुझे लगेगा कि मेरे हिसाब से सही है तो मैं इस पर साइन करूंगा, अदर मैं इसको साइन नहीं करूंगा। तो इसीलिए इंडिया अभी ने इसका पूरी तरह से पार्ट नहीं है। हालांकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है। अमेरिका के अंदर एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है, जिसे हम लोग IDFC बोलते हैं। ये वेंचर कैपिटल होती है, मतलब ये जैसे हमारी कंट्री के अंदर कोई प्रोजेक्ट अगर लगा रहा है तो उसको पैसा देते हैं। तो $30 मिलियन का ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है IDFC के द्वारा इंडिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये भी PGII का पार्ट है। तो 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि डेफिनेटली इंडिया ऑफिशियल इसका मेंबर बनेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। तो ये थोड़ा सबको डेफिनेटली यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, एक और प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए सिर्फ एक फैक्ट आपको बता रहा हूं। इसको मिस्टर ट्रंप ने चलाया था, लेकिन ट्रंप भाई साहब तो अभी नहीं रहे, अभी आ गए वहां पे मिस्टर बाइडेन। ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव का भी वही था कि जो चाइना का BRI है इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करना है। इसको मिस्टर बाइडेन ने दोबारा से रिवाइव कर दिया है। थोड़े समय के लिए बंद हो गया था, इसको दोबारा से रिवाइव कर दिया। होता है ना, जैसे इंडिया में होता है कि जब BJP की सरकार आती है तो कांग्रेस के बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर देती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो BJP वाले को कंटिन्यू कर देती है, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उसी को गाली देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, आधार कार्ड की बात कर लीजिए, तो अपोजिशन जो पार्टीज थी वो पहले आधार कार्ड को जो है अपोज करती थी, वो सब चीजें हैं। फिर बाद में उसी को रिवाइव कर दिया, और रिवाइव नहीं सिर्फ इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। ऐसा ही अमेरिका में भी होता है, हर कंट्री में लगभग लगभग ये सारी चीजें होती हैं, तो कोई नई बात नहीं है। खैर, तो ये है थोड़ा सा G7 के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेजरिंग अर्थक्वेक के बारे में हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एक जिसमें हम लोग हिंदू कुश पहाड़ियों की बात करते हैं, हिंदू कुश की जो माउंटेन रेंज है वहां पे अर्थक्वेक आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया। 5.9 रिक्टर स्केल पे जो है उसकी स्ट्रेंथ थी, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ये पाया गया है। तो उसी के बारे में बेसिकली एक जो है क्वेश्चन है, और इसके बारे में आपको थोड़ा बताता चलूं कि इस पूरे आर्टिकल में ज्योग्राफी की बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, साइज्मिक वेव्स क्या होती हैं, है ना, वो सारी चीजें। तो अर्थक्वेक क्या होता है ये आपको पहले से ही पता है कि हमारी जो अर्थ का इंटीरियर होता है उसके अंदर प्लेट्स होती हैं। ठीक है, वो प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती रहती हैं, तो वो प्लेट्स जो है कई बार इस तरह से एकदम लॉक हो जाती हैं, लॉक। तो जो अलग अलग डायरेक्शन में वो प्लेट जा रही, इसको मैं थोड़ा ना ब्लैक कलर से ले लेता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। तो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में जाती रहती हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे जाके वो लॉक हो जाती हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भैया अनलॉकिंग तो होनी ही है, इतनी भारी भरकम प्लेट होती है, इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर। तो जब इसके अंदर से अनलॉकिंग होती है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे से जो है एनर्जी रिलीज होती है।
और ये एनर्जी यहाँ से चारों डायरेक्शन में जाती है। और ये आपको पहले से ही पता है कि एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है, वेव्स के थ्रू ट्रेवल करती है ना। इन्हीं वेव्स को बोलते हैं साइज्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं, सीस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। और ये चारों दिशों में जाती है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से एनर्जी जनरेट होती है उसे कहते हैं फोकस, हाइपोसेंटर भी कह सकते हो। और जहां से वो अर्थ के ऊपर सबसे पहली बार पहुंचती है सरफेस के ऊपर, उसको कहते हैं एपिक सेंटर। तो हाइपोसेंटर और एपिक सेंटर आपने याद रखना है, ठीक है। और दो तरह की हमारे पास वेव्स होती हैं, पी वेव होती हैं, एस वेव होती हैं। पी वेव मतलब जो प्राइमरी वेव होती है, एस वेव मतलब जो सेकेंडरी वेव होती हैं। पी वेव सबसे पहले पहुंचती है, एस वेव जो है वो बाद में पहुंचती है। और फिर हमारे पास होती है सरफेस वेव। सरफेस वेव जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। बॉडी वेव होती है, सरफेस वेव होती है, वो आपने ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जाके जरूर पढ़े। ये भी जरूर पढ़े कि जो साइज्मिक वेव्स होती हैं उसकी वजह से हमें हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर का कैसे पता लगता है अर्थ के, है ना। इनर कोर, आउटर कोर वगैरह वो सब आपको पता होगा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उसका नाम होता है सीस्मोग्राफ, ठीक है। तो इस तरह का होता है। आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो अर्थक्वेक को दो तरीके से मेजर किया गया, हालांकि आर्टिकल में बहुत अच्छे से नहीं बताया, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। तो अर्थक्वेक को बेसिकली दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। एक किया जा सकता है उसकी मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, देखिए मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, और एक किया जाता है उसके इंटेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थक्वेक को मेजर करने का जो है स्केल क्या है, तो आप सभी बोलोगे सर रिक्टर स्केल, है ना। ये इसमें कोई डाउट नहीं, आप रिक्टर स्केल ही यहां पे बोलने वाले हो। लेकिन रिक्टर स्केल के अलावा और स्केल भी होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे और इंटेंसिटी के बेसिस में हमारे पास अलग अलग होते हैं, राइट। तो जैसे हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड के बेसिस पे और इंटेंसिटी के बेसिस पे, जैसा कि इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्या कहता है, सेismic वेव क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया। कैसे मेजर की जाती हैं, सीस्मोग्राफ के द्वारा की जाती हैं। इंडिया में जो नेशनल सीस्मोग्राफिक नेटवर्क है वो करता है, 120 ईयर्स से ज्यादा काम कर रहा है, और वो इसमें कुछ और खास है नहीं। हाँ, ये आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो रिक्टर स्केल होता है वो मैग्नीट्यूड स्केल होता है। रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड स्केल होता है। मैग्नीट्यूड स्केल का मतलब ये है कि क्वांटिटी मेजर की जाती है कि उस फोकस से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, वो होता है मतलब मैग्नीट्यूड का। और एक बार वो जो वेव अर्थ के ऊपर पहुंच जाती हैं वो कितना नुकसान करती हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट कितना होता है, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। तो रिक्टर स्केल एक मैग्नीट्यूड बेस्ड स्केल होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। रिक्टर स्केल मतलब ये टोटल एनर्जी की बात करता है। इंटेंसिटी बेस्ड जो है हमारे पास होता है मर्कली स्केल, और एक और होता है एमएसके स्केल। ये दोनों इंटेंसिटी बेस्ड होते हैं। ये इफेक्ट मेजर करते हैं ग्राउंड के ऊपर, कितना नुकसान हुआ, टूटा कितना, फूटा कितना, कितने लोग मरे, इंटेंसिटी के ऊपर बात करता है। मैग्नीट्यूड बेस में हमारे पास रिक्टर स्केल के अलावा एक और स्केल होता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। अगर किसी को नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओगे कि सर हमें नहीं पता, प्लीज बता दीजिए, तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। टुमारो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये चार स्केल होते हैं, रिक्टर, मर्कली, एमएसके और एक और जो आपसे मैंने पूछा है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि भैया क्या हम अर्थक्वेक के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, क्या हम लोग अर्थक्वेक आने से पहले जनता को बता सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, थोड़ा सा संभल जाइए, है ना। तो इनका कहना है कि देखिए बहुत अच्छे से तो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन जापान के अंदर बहुत अच्छे से सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें क्या होता है, पहले जो प्राइमरी वेव्स आती है ना उनको, देखिए प्राइमरी वेव के 5-7 मिनट के बाद सेकेंडरी वेव आती है। तो प्राइमरी वेव जैसे ही सीस्मोग्राफ डिटेक्ट करता है तो जो हमारी रेलवे लाइन होती हैं, जो मेट्रो लाइन्स होती हैं, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको एकदम से जो है लॉक कर दिया जाता है, ताकि सेकेंडरी वेव आने से पहले ही सारी चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन ये जापान में भी थोड़ा बहुत काम करता है, बहुत महंगी टेक्नोलॉजी होती हैं, इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है अर्थक्वेक को एडवांस में मेजर करना। तो जब अर्थक्वेक आता है तो आपको तो तभी पता चलता है। हाँ, हालांकि कुछ एनिमल्स वगैरह के बिहेवियर हम लोग डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं। जो स्नेक्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, उनको शायद अर्थक्वेक का पहले से अंदाजा पता चल जाता है, कुछ मैग्नेटिक वेव्स वगैरह निकलती होंगी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकते। नेचर का कमाल है, नेचर ने उनको वो कैपेसिटी दी हुई है, हमें कैपेसिटी अभी तक नहीं दिया है ना, वो कुछ चीजें। और अर्थक्वेक के अगर हम लोग बात करें तो अर्थक्वेक के हिसाब से जो है इंडिया को
4 जोन में डिवाइड किया गया है रिक्टर स्केल पे, ठीक है। जोन 2, 3, 4 और 5। जोन 1 यहाँ पे आज सच नहीं है ना। एमएस के स्केल के अंदर जोन 1 आता है, लेकिन रिक्टर स्केल के अंदर जोन 1 नहीं आता, हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो जोन 5 होता है, ठीक है, और वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे होता है जोन 5, जैसा जो रेड कलर में यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। ये सीधी सी बात है, जो हिमालय वाला रीजन है और यहाँ पे जो कच्छ वाला जो रीजन है गुजरात में, ये जोन 5 के अंदर आता है ना। उसके अलावा जोन 2 में जो सबसे लो रिस्क वाले एरिया होते हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, पेनिनसुलर इंडिया और ये वाला जो पार्ट है हमारा, है ना, तो ये जोन 2 के अंदर आता है, काफी स्टेबल होता है, अर्थक्वेक वगैरह यहाँ पे जनरली नहीं आते हैं, है ना। तो ये कुछ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया के जो 50% जो लैंड एरिया है वो हजार्डियस जो डैमेज होते हैं उसके लिए प्रोन होता है। थोड़ी बहुत चीजें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दोस्तों आर्टिकल वो ये वाला है, टाइफून सिंक्स शिप्स ऑफ द हांगकांग, ठीक है। टाइफून, आपने अलग अलग नाम इनके सुने होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं, बात एक ही है ना। कहीं पे आपको टिंकू बोलते हैं घर पे, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड आपको किसी और नाम से बुलाती होगी, आपके टीचर आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे, दोस्त किसी और नाम से बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और नाम आपका होता है, हर जगह आपके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन ही हैं, नाम बस इनका अलग है। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं रेड कलर का ले लेता हूं, ठीक है। देखो टाइफून, तो ये है हमारा साउथ चाइना सी वाला एरिया, ठीक है। यहां पे इसको कहते हैं टाइफून, इंडिया वाले इसको कहते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म या ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इनको कहते हैं विली विली, अलग अलग नाम होते हैं। कैरिबियन आइलैंड्स वगैरह में इसको हरिकेन कहा जाता है। बात एक ही है, ये सभी के सभी लो प्रेशर सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? लो प्रेशर सिस्टम, जहां पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं। आप मुझे पूछोगे सर क्यों चलते हैं, देखिए उसके लिए तो फिर हमें ज्योग्राफी के बिल्कुल बेसिक में जाना पड़ेगा, 2 घंटे का टॉपिक होता है ये। एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है और जीसी लियोंग में दिया हुआ है। आप प्लीज अपनी एनसीईआरटी और जीसी लियोंग को कवर करें, अपने ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स कवर करें। और इनको जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्ली विंड चल रही होती है। अब आप पूछोगे सर ईस्टर्ली विंड क्या होता है, तो उसके लिए भी आपको जीसी लियोंग और एनसीईआरटी की ही हेल्प लेना पड़ेगा। 11th स्टैंडर्ड की जो हमारे एनसीईआरटी होती है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वहां पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है और जीसी लियोंग के अंदर भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको जाके वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये टाइफून आया है बेसिकली यहाँ पे हांगकांग के अंदर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा शिप डूब गया है, ठीक है। हालांकि वहां पे जितने भी पर्सन काम कर रहे थे उनको उनसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया था, बट स्टिल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं, आपने पता होगा, है ना। गति, है ना, जावेद, आसानी, है ना, गुलाब, यास, ये सब नाम आपने सुने हैं अलग अलग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, है ना। एम्फन की आप बात करते हो, है ना। कैटरीना वाज आल्सो, कैटरीना तो खैर वो अमेरिका वाला था, इंडिया वाला नहीं था, ठीक है। हुड की आप बात करते हो, देखिए ये सारे नाम दिए हुए हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, ठीक है। कुछ बड़े वाले आते हैं तो हमें याद रह जाते हैं, छोटे वाले हमें याद नहीं होते हैं। तो आप सोच रहे होगे सर ये नाम हम लोग देते कैसे हैं। देखिए पहले तो यहाँ पे कंट्री पढ़िए, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। ये सब कंट्री होती हैं जो अपने नाम प्रपोज करती हैं किसी भी साइक्लोन का नाम रखने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। 2015 के अंदर ऑलरेडी यूपीएससी में एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड। आपको मैं क्या बता सकता हूं यहाँ पे, देखिए आपने गूगल करना है, गूगल पे सब आपने यही लिखना है हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड, और आगे लिख देना है इंडियन एक्सप्रेस। एक इंडियन एक्सप्रेस का बहुत बढ़िया आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, हर छोटी से छोटी चीज वहां पे मेंशन की गई है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नाम कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। मैंने तो आपको ये पुरानी स्लाइड यहाँ पे डाल दी है। तो बेसिकली दुनिया भर में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर होते हैं, आरएमएस जिसको बोला जाता है, जिसमें जो इंडियन ओशन में होता है वो आईएमडी होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये जो कंट्रीज होती हैं वो वहां पे नाम प्रपोज करती हैं, उसके नाम बेसिस पे ही वहां पे नाम दिया जाता है। तो ये ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, मतलब चलता है, इस तरह से चलता है। तो गति, निवान, बुरलेवी, तोतई, यास, गुलाब, ये सब नाम इस तरह से रखे जाते हैं। जब लिस्ट नाम खत्म हो जाती है तो नए नाम प्रपोज कर दिए जाते हैं, ठीक है। और उस जो नाम प्रपोज किए जाते हैं उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ जो है वो 8 लेटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई रिलीजियस कनोटेशन वहां पे नहीं होनी चाहिए, है ना, पॉलिटिक्स वाली नाम नहीं होनी चाहिए, बहुत रूड नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें कुछ चीजें होती हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है।
कल आपसे 2 एमसीक्यूज पूछे थे, ठीक है, एमसीक्यूज का आंसर आपके सामने है। जो नागरा स्टाइल है, डेफिनेटली नागरा स्टाइल जो है वो नॉर्थ इंडिया का स्टाइल होता है, ठीक है। और नागरा स्टाइल के अंदर जो गर्भगृह होता है, जो सेंटर सेंक्टम जिसको बोला जाता है, वो आपका जो टोलेस्ट टावर होता है बिल्कुल उसके नीचे होता है। जो टोलेस्ट टावर होता है उसके नीचे ही गर्भगृह होता है, जहां पे मेन जो डेटी होती हैं वो विराजमान होते हैं, जाके आप दर्शन करते हो, है ना, वो सारी सारी चीजें होती हैं। सेकंड में हम लोगों ने जो इसमें तो ना एक है ना दो है भैया, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे बात किया गया था। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बेसिकली नागरा स्टाइल भी नहीं होता है और वो द्रविडियन स्टाइल भी नहीं होता है ना, कुछ अपना ही स्टाइल होता है इनका। तो थोड़ा सा आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, ये तो अपनी एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ सकते हो क्योंकि ये टॉपिक आज का वैसे है, सच नहीं है। आज भी हम लोगों ने 2 एमसीक्यूज आपके लिए लिए हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए दिखा देता हूँ आपको। हाँ, आज फिर आर्ट एंड कल्चर से 2 एमसीक्यूज आपके सामने हैं। तो पहला आप यहाँ पे पढ़िए, इसको पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है और सभी का आंसर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। आंसर दोगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। लाइक करे बिना किसी ने आगे नहीं बढ़ना, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो शायद एक लाइक हम लोग अच्छे से डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर इंक्लूडेड द कटिंग ऑफ द सिंगल पीस ऑफ द रॉक टेंपल की हम लोग बात करते हैं, तो आपने इसे बताना है। कल इसका आंसर मैं आपको दूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैलाशनाथ टेंपल के बारे में बात करता है और इसका आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आर्ट एंड कल्चर काफी वास्ट होता है, आई नो, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो सारी चीजें हो जाती हैं, एक बार में सब चीजें हमें नहीं आती हैं। तो आज का जो नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल है वो है ये वाला। तो लीबिया में भैया लोग सड़कों पे आ गए हैं और सिर्फ सड़कों पे नहीं आए बल्कि उन्होंने वहां की पार्लियामेंट के अंदर जो है आग लगा दी है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है महंगाई, ठीक है। और वहां की पार्लियामेंट से लोग परेशान हो गए थे भैया, आपस में लड़ते जा रहे थे, कोई पब्लिक के लिए पॉलिसी बना ही नहीं रहे थे। महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली के कट लग रहे हैं, है ना, वही श्रीलंका वाली हालत हो गई है लीबिया के अंदर भी। और लीबिया में तो पहले ही एक रेवोल्यूशन हो चुका है जब मिस्टर गद्दाफी को वहां से भगा दिया गया था। तो लीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ कि जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है उनको याद करने का तरीका होता है। ये देखिए, ये है मोरक्को, ये मोरक्को है, ये है आपका ट्यूनीशिया, ये है आपका अल्जीरिया, फिर आपका आता है लीबिया और फिर आपका आता है इजिप्ट। तो एम फॉर मोरक्को, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनीशिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट, ठीक है। मेटल के नाम से जो है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को आप याद कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ और यहाँ पे खास है नहीं। कई बार सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में तो आज ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन एसएससी बैंकिंग वगैरह जो आप तैयारी करते हो, स्टेट पीसीएस वगैरह में सवाल पूछ लिया जाता है। अलग अलग कंट्रीज की पार्लियामेंट के नाम कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? शोरा। भूटान की एम्बेसी का नाम है वो सांगडू। चाइना के एम्बेसी उसका पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ईरान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। इंडिया की पार्लियामेंट का नाम है संसद, ये आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं है, संसद है, हिंदी वाला नाम है। जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। तो थोड़ा बहुत अगर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फन करने के लिए बेसिकली मैंने फन फैक्ट्स ये डाल दिए हैं, ठीक है। जो बसों वगैरह में आती नहीं, वो 10 रुपए की मैगजीन आती है जीके वाली, वहां पे ये सब इन्फॉर्मेशन दिया होता है। लेकिन कई बार वो सवाल पूछ लेता है, छोटे एग्जाम जो होते हैं, यूपीएससी में तो खैर नहीं पूछता इस तरह की चीजें। रिस्टोरिंग द सन टेम्पल्स एक्सक्विजिट कार्विंग, तो कार्विंग मतलब जो वहाँ की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, उसके ऊपर जो कार्विंग्स होती हैं, जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो छोटे छोटे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, उसे बेसिकली कार्विंग बोलते हैं। जो काफी समय से थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन उनको रेनोवेट किया गया है दोबारा से एएसआई के द्वारा। जल्दी ही ये कार्विंग जो है पब्लिक के लिए भी ओपन कर दी जाएंगी। तो जब हम लोग सन टेम्पल की बात करते हैं तो कुछ डिटेल मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दी है। कोणार्क का जो सन टेम्पल है उड़ीसा में, दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है भैया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1994 में इसको जो है डिक्लेयर किया गया था। सन गॉड है और तांत्रिक बिलीफ और ब्राह्मणिज्म, है ना, इन दोनों को डेडिकेट होता है। चेरियट की फॉर्म में होता है। और जो गंगा एम्पायर हुआ करता था, कलिंगा एम्पायर बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कोणार्क सन टेम्पल को जो है ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था पहले, आजकल तो नहीं कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा, थोड़ा आपको याद रखना है। उड़ीसा के अंदर एक और टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, उसे जगन्नाथपुरी टेम्पल जिसको कहा जाता है ना, आपको पता ही है। उसके बारे में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे डाल दिया गया है। ये पुराना आर्टिकल है, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट करके इसको अपनी ही स्लाइड से यहाँ पे डाला है। पहले भी इसके, क्योंकि जो हमारा जगन्नाथपुरी टेम्पल है ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेनोवेशन चल रहा है, जिसकी वजह से सेंटर और उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में काफी इश्यूज हो गए थे, ठीक है। उसको लेकर तब हम लोगों ने आर्टिकल किया था। तो थोड़ा सा आप जो है जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में पढ़ सकते हो। उसके अलावा उड़ीसा के अंदर लिंगराज टेम्पल है, जिसके बारे में आप जो थोड़ा पढ़ सकते हो। तारा तारिणी टेम्पल है और उदयगिरी और खंडगिरी केव्स हैं, ये भी
जो है काफी पॉपुलर मोन्यूमेंट्स हैं उड़ीसा के अंदर। तो थोड़ा सा अगर आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो डेफिनेटली थोड़ा गूगल वगैरह करके आप अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंडिया पेटेंट लॉ सेफगार्ड अंडर फायर, ये एडिशनल आर्टिकल है बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा पढ़िए, कुछ ज्यादा डिटेल इसके अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आपको मैं करवाऊंगा पेटेंट लॉ के बारे में जो कि काफी यूज होते हैं। इंडिया का जो पेटेंट रिजीम है वो हमारा इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970, उसके तहत पूरी चीजें की जाती हैं। और भी इंटरनेशनली जो WTO के अंदर कवर किया जाता है, जिसे हम लोग ट्रिप्स अग्रीमेंट कहते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। और भी दुनिया में बहुत सारे पेटेंट रिजीम है जिनका इंडिया जो है वो पार्ट है, जैसे बुडापेस्ट ट्रीटी है, पेरिस कन्वेंशन है, वो सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के पेटेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो टर्म्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है न्यूज़पेपर में। एक है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स और दूसरा होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ये टर्म बहुत यूज होती है। एवरग्रीन जो फॉरेस्ट की बात होती है, मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट का मतलब ये होता है कि ये पेटेंट कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, हमेशा न्यू होते रहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, पैरासीटामोल का मेन पर्पस क्या है? ये पेन किलर है, और जिस भी कंपनी ने पैरासीटामोल बनाया होगा उसको पेटेंट करवाया होगा ये कह के कि ये भैया पेन किलर है। अब वो पेटेंट जो है 20 साल के लिए होता है। अब 20 साल के बाद वही सेम कंपनी क्या करेगी, तो वो बोलेगी अरे पैरासीटामोल ये सिर्फ पेन किलर नहीं है, पैरासीटामोल जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए भी काम आता है, तो उसका नया पेटेंट करवा लेगी। उसके 20 साल के बाद बोलेंगी अरे पैरासीटामोल ये तो हमारे ब्लड प्रेशर में भी काम आता है, तो उसको 20 साल के लिए पेटेंट करा लेंगी। तो ये इस कंपनियां ना बहुत चालाक होती हैं, वो नई नई प्रॉपर्टी उसकी डिस्कवर करती रहती हैं और उसको हमेशा के लिए पेटेंट करवा लेती हैं। इसे कहता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एक होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। जैसे मान लो XYZ करके कोई कंपनी है, उसने पैरासीटामोल बनाया तो उसने पेटेंट करवा लिया, तो कोई और दुनिया की कोई और कंपनी पैरासीटामोल नहीं बना सकती। लेकिन कंपल्सरी लाइसेंसिंग ये एक ऐसा तरीका होता है जिसकी वजह से किसी दूसरी कंपनी को, जैसे मान लो ABC, इस कंपनी को लाइसेंस दिया जा सकता है विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द XYZ। उसे कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जो कि इंडिया का जो हमारा पेटेंट एक्ट 1970 है और ट्रिप्स जो अग्रीमेंट है, दोनों के तहत इसको कवर किया जाता है। मान लो कैंसर की कोई दवाई है, अमेरिका की किसी कंपनी ने कैंसर की दवाई बनाया, भैया वो 1 महीने में 5 लाख की दवाई आती है, अब इंडिया वाले तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया के जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको लाइसेंस दे देते हैं विदाउट टेकिंग देयर परमिशन। उसको हम लोग जेनरिक दवाइयां बोलते हैं, जेनरिक। वो 5 लाख रुपए की दवाई 50,000 में आ रही है, 5,000 में आ रही है। इसे कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जिसके तहत हम अपनी लोकल कंपनी को, अपनी देसी कंपनी को लाइसेंस दे सकते हैं, थर्ड पार्टी लाइसेंस, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द ओरिजिनल कंपनी विच डिस्कवर्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ठीक है। ये 2 टर्म काफी फ्रीक्वेंटली यूज होती है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे होगा। ज्यादा जानना है थोड़ा आप गूगल कर सकते हो, राइट। इसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास है, ये एंटीबॉडीज वाला कर सकते हो, ये मैंने आपको करवा दिया है थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला आप कर सकते हो, USA की बॉडी रिलीजियस फ्रीडम बायस्ड इन इंडिया, तो वो सारी चीजें हैं। और केरला वाला हमने थोड़ा सा कर लिया है, ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हो अगर आपको देखना है, तो वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छे आर्टिकल हम लोगों ने किए। मुझे बहुत मजा आया आज की एनालिसिस करवाने में, क्योंकि थोड़ा संडे को इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें यार, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जो है ग्रीट कर सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आपको करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करें, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और जेन्युइन कमेंट को डेफिनेटली हम लोग हैंडल भी करते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।